देखिए आज के क्लास में मैंने पहले ही बताया आपको, आज की क्लास में जो है हम आजीविका का यूनिट 1 पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज था कि सर यूनिट वाइज पढ़ाइए, तो यूनिट वाइज ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा ग्रामीण विकास का भी जो पहला क्लास लिया था वो भी यूनिट 1 का ही था, ठीक है। यूनिट 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, यूनिट 1 अभी और टाइम लगेगा, जैसे आज भी यूनिट 1 पूरा कंप्लीट नहीं होगा, 2 क्लास कम से कम लगेंगे, क्योंकि नहीं में इसमें 300-400 प्रश्न है, ठीक है। तो 200 प्रश्न करीब आज बना लेंगे, जो बच गए वो नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे या एप्लीकेशन वाले में कर लेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पहला चैप्टर का जो नाम है वो है भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास में उसकी भूमिका, ये चैप्टर आज हमको पढ़ना है। इसके अलावा बिलासपुर ब्रांच जो है यहाँ पर इसकी ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं होली के बाद से। आप समझ लो होली के बाद कब वापसी होगा जी? मंडे को वापसी होगा, है ना। तो एक दिन का और टाइम दे देते हैं हम आपको, ठीक है। कैलेंडर कहाँ गया? 14 तारीख को होली है, 16 को मंडे, 17, ठीक है। 17 मार्च से जो है आप ऑफलाइन भी इसको अटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन में तो फीस बहुत ही कम है, आप जान रहे हो, एक बुक किससे भी कम प्राइस में आपको ये कोर्स हम अवेलेबल करा देते हैं। 205 रुपये में ही मिल जाएगा, वैसे तो 400 का है, 50% ऑफ करके 205 रुपये में मिल जाएगा। और ऑफलाइन में अगर ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो 5000 की जगह पे 3000 ही लगेगा होली ऑफर में, ठीक है। चलिए, तो अब जो है क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन हमको बोलता है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1960-61, 61-62, 62-63 या 1963-64 में? चलिए बताइए अब। 1960-61, ठीक है। तो आंसर आप बता रहे हो क्या? 1960-61 है ना, इसका आंसर क्या बता रहे हो आप? 1960-61, ठीक है। मेरे मोबाइल में तो क्लियर आ रहा है, बताए, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है। एक बार सबके सब क्या करोगे? जय हिंद कमेंट कर दोगे, बताए। अगर आपको वॉइस क्लियर लग रहा है, क्लास आज करना है कंप्लीट, तो जय हिंद करके कमेंट कर दो, तब तो क्लास अब आगे बढ़ेगी, ठीक है। और क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हरित क्रांति का कौन घटक नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति का कौन घटक नहीं है? चलो ठीक है, तो इसमें उन्नत बीजों का प्रयोग ये है, कीटनाशक रसायन ये है, सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग ये है, ये सब हरित क्रांति में यूज हुआ था। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या आएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन सा घटक नहीं है पूछता है। अगर कौन सा घटक है पूछता तो सभी लेते, इनमें से सभी लेना होता, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। बिल्कुल सही बात है भाई, आप भी हरित क्रांति के बारे में पढ़े हो, और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, बिल्कुल है ना। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में भरपूर वृद्धि हुई। और भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई है। तो क्या क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि होने के कारण जो है हरित क्रांति के खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई? अगर ऐसा आपको लगता है तो ऑप्शन ए टिक मारेंगे आप, अगर ऐसा नहीं लगता है तो ऑप्शन बी टिक मारेंगे, और अगर आपको लगता है
कि ऑप्शन ए और आर, ऑप्शन ए सही, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन सी और डी के हिसाब से आप आंसर लोगे। ठीक है, तो देख लो भाई आप आंसर क्या लेने वाले हो इस प्रश्न का। ठीक है, कूट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमको कूट वाले क्वेश्चन भी बनाने होंगे। ठीक है, कूट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमको कूट वाला बनाना होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। बी ले रहे हो, सी ले रहे हो? देखो भाई, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई थी, तो पॉइंट बी तो सही है ना, पॉइंट बी गलत नहीं है। क्षेत्रीय असमानताएं हुई थी किसी क्षेत्र में जहां पे हरित क्रांति का प्रभाव रहा। मुख्य रूप से हरित क्रांति का प्रभाव कहां रहा भाई? पंजाब, हरियाणा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का गंगानगर जिला, 4 क्षेत्रों को हम ध्यान देते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का गंगानगर जिला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे हरित क्रांति का अच्छा प्रभाव रहा। लेकिन आसपास के जो क्षेत्र थे वहां बहुत कम खेती हो रहा है और इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खेती हो रहा है। तो जहां जहां हरित क्रांति को, मतलब हरित क्रांति को फैलाया गया, उसका विस्तार किया गया, ठीक है, मतलब उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम कहते हैं इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, उत्पादन हो सके, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके जी, उत्पादन हो सके। तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं, उत्पादन हो सके। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा ही नहीं और वहां पर उत्पादन बहुत कम रहा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। ठीक है, और हरित क्रांति के फलस्वरूप जहां जहां हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा वहां तो भरपूर मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ, बताएं, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ बिल्कुल। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों ही पॉइंट सही है। लेकिन आपका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है ये क्या है, आंसर इसका आएगा, क्योंकि व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है, व्याख्या सही नहीं है। हरित क्रांति में खाद्यान्नों में के उत्पादन में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, उर्वरकों का प्रयोग किया गया, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया। ठीक है, और जिन लोग बोल रहे हैं कि आवाज बहुत कम आ रहा है, ये देखो भाई आवाज तो बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, आवाज तो क्लियर आ रहा है। ये क्या है, आंसर इसका आएगा, क्योंकि व्याख्या सही नहीं कर पा रहे। मेरे मोबाइल में एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं? सही नहीं है, हरित क्रांति है ना, तो वॉइस क्लियर आ रहा है भाई। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1963 में की गई थी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग क्या तय करता है? ठीक है, CACP है ना, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CACP, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग जो है ये क्या तय करता है भाई? तो बता दो क्या तय करता है कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने लोग समर्थन मूल्य बता रहे हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो आपका आंसर आएगा कृषि लागत मूल्य एवं आयोग, है ना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है भाई। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना का प्रारंभ जो है तब किया गया था जब मोदी जी पहली बार जो है प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तब उन्होंने सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय कृषि के, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2014-15 में। ठीक है, कब हुआ था? 2014-15 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक NMSA में शामिल नहीं है? तो आप इसको तब आंसर दे पाओगे ना जब आपको NMSA का फुल फॉर्म पता हो। अब देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बता पा रहे हैं कि NMSA का फुल फॉर्म। ठीक है, 2 वर्ड का तो मैं ही बता देता हूं। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर, नेशनल, देखो ये फुल फॉर्म एग्जाम में आता है भाई। ठीक है, इसलिए फुल फॉर्म नोट करना है, नेशनल मिशन फॉर
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सतत कृषि के बारे में ही है ना, सतत कृषि के बारे में ही है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब सतत कृषि और नेशनल मिशन मतलब राष्ट्रीय मिशन। तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है इसमें कौन सा शामिल नहीं होगा? अब देखो आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर लेना। कृषि वानिकी पर उप मिशन होगा, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन होगा, राष्ट्रीय बांस मिशन इसके अंतर्गत आएगा। तो आंसर क्या लोगे आप? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये सब शामिल है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हरित क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से है? तो हरित क्रांति का संबंध आप जानते हो, भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है वो MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे भाई? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द किनके द्वारा दिया गया? तो आप जानते हो हरित क्रांति शब्द इनके द्वारा नहीं, इनके द्वारा भी नहीं, इनके द्वारा भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। तो फिर दिया किसने शब्द? तो हरित क्रांति शब्द दिया है विलियम गॉड ने, याद रखना, विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द इसने दिया है, विलियम गॉड, ठीक है। चलो आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करना है क्लास एंड होने के बाद। चलो, निम्नलिखित में से भूमि का उच्च जनसंख्या दबाव क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो ऐसी भूमि जहां पर उच्च जनसंख्या दबाव है, मतलब वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, तो ऐसे क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, आदिम होगा नहीं, व्यावसायिक होगा नहीं, व्यापक निर्वाह तो नहीं हो पाएगा, गहन निर्वाह खेती की जाती है। याद रखेंगे, गहन निर्वाह खेती, ठीक है, क्या याद रखना है? गहन निर्वाह खेती। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा, व्यावसायिक खेती के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी खेती सम्मिलित नहीं है? व्यावसायिक खेती के अंतर्गत निम्न में से कौन सी खेती नहीं आती है? मिश्रित खेती, वृक्षारोपण खेती, अनाज कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम व्यावसायिक कृषि की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें भाई? व्यावसायिक कृषि की बात करें, ठीक है, तो व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत ये सारी खेती आती है, ठीक है। तो व्यावसायिक कृषि जो होती है इसके अंतर्गत ये सारी खेती आती है, तो इसलिए आपको याद रखना होगा आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वैसे तो खेती के बहुत सारे प्रकार होते हैं भाई, ठीक है, खेती के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के अंतर्गत कौन सी खेती सम्मिलित नहीं की जाती? तो ये सब की जाती है, ठीक है। मिश्रित खेती, वृक्षारोपण कृषि, अनाज कृषि, ये सब किया जाता है व्यावसायिक खेती के अंतर्गत। एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है, उसे किस प्रकार की खेती कहा जाता है? जब बिक्री के लिए कैश क्रॉप, नकदी फसल मतलब कैश क्रॉप, है ना, नकदी फसल मतलब कैश क्रॉप, याद रखेंगे। तो नकदी फसल उगाई जाती है, उसे किस प्रकार की खेती कहा जाता है? तो नकदी फसल जो है, कैश क्रॉप जो है, वो बागान बनाकर उगाया जाता है, इसलिए उसको बागवानी कृषि कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। बागान बनाकर उगाया जाता है इसलिए इसको बागवानी कृषि कहते हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर, ठीक है। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोपण एक प्रकार की कैसी कृषि है? रोपण वाली जो है ना, रोपा लगाने वाला, जहां चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, कपास की एक ही फसल उगाई जाती है। तो रोपण एक प्रकार का कौन सा कृषि है जहां पर चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, कपास की एक ही फसल उगाई जाती है? तो रोपण एक प्रकार का व्यावसायिक कृषि है, याद रखेंगे, ठीक है। रोपण एक प्रकार का व्यावसायिक कृषि है। तो ये सारे टॉपिक आपको कृषि के प्रकार वाले में मिलते हैं, ये सारे चीज, ठीक है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, विश्व में क्वेश्चन है आपका कि बताइए, विश्व में गन्ना, है ना, विश्व में गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसके लिए कोड याद रखना है, BBC। बी से आएगा पहले ब्राजील, भारत, चीन या चाइना, ठीक है।
तो कोड याद रहेगा, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है, उसके बाद भारत है, उसके बाद चाइना है। तो आपको क्या याद रखना है, BBC। उस हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो भारत है। बताओ कोड याद हुआ, समझ में आया, भूलोगे नहीं, क्रम जमाने के लिए आएगा तो क्रम जमा लोगे, ठीक है, आ जाएगा जमाना, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा रहे हैं? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा रहे हैं? टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला निर्माण, बहुउद्देशीय कृषक सेवा केंद्र की स्थापना, कृषक सूचना सलाह केंद्र की स्थापना, सैलो ट्यूब वेल की स्थापना। तो इस हिसाब से आप क्या आंसर लेंगे? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ये चारों पॉइंट आप 2 बार पढ़िएगा ताकि आपको याद रहे कि ये सारे काम किए जा रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पॉइंट सही है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य क्या है? शुरुआती क्वेश्चन ही सतत कृषि से था, तो राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य क्या होगा इसमें से? उपर्युक्त मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, बिल्कुल होगा। कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बनाना, बिल्कुल होगा। सतत कृषि है ना। प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए जल प्रबंधन के उपयोग को अनुकूलित करना, यह भी सही होगा। इसका मतलब इस मिशन का उद्देश्य ये सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, ये कथन किसने कहा है? प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, ये कथन किसका है? चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पा रहे हो। ठीक है, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। डी, इनमें से कोई नहीं बताओगे? ऐसे आंसर दोगे तो कैसे बनेगा? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत में कृषि की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताइए, भारत में कृषि की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलो देखते हैं भाई, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर ले रहे हो भाई। भारत एक कृषि प्रधान देश है भाई, ये तो सही पॉइंट है, तो गलत कैसे होगा, है ना। भारत एक कृषि प्रधान देश है तो गलत कैसे होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। और क्या बता रहे हो? बी बता रहे हो, सी गलत बता रहे हो। अच्छा, कृषि हमारे देश में जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन है। अच्छा, तो फिर आप कृषि क्यों नहीं कर रहे हो? भारत में कृषि से 60% आबादी को रोजगार मिलता है, ये गलत पॉइंट है। भारत में कृषि से 60% आबादी को रोजगार मिलता है, ये पॉइंट गलत है ना। लगभग, सॉरी, ऑप्शन सी लेंगे आंसर, ये पॉइंट गलत है क्योंकि भारत में कृषि से लगभग 46-47% लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो भारत में कृषि से 60% आबादी को रोजगार मिलता है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? गलत होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल होगा भाई इसमें से? कृषि, क्योंकि उद्योग तो द्वितीयक में शामिल होगा और सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीयक में शामिल होगा, है ना, टर्सरी में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र निम्न में से कहां स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, है ना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है इनमें से कहां स्थित है? देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता पा रहे हैं। ए, बी, सी, डी। बी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है, सॉरी, ऑप्शन डी, गाजियाबाद। ठीक है, ऑप्शन
डी गाजियाबाद, है ना, आंसर क्या होगा, गाजियाबाद। जैविक खेती याद रखेंगे, गाजियाबाद। फिलीपींस में निम्न में से कौन सा जीन बैंक स्थित है? तो फिलीपींस में आप जानते हो कि फिलीपींस में धान का जो जीन बैंक है वो स्थित है। ठीक है, फिलीपींस में किसका जीन बैंक स्थित है? धान का। ठीक, चलो अगले प्रश्न की ओर चले। बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत कौन सा लाभ प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, देखें इसमें से आप क्या आंसर लेंगे। उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान, बिल्कुल सब्सिडी मिलता है भाई। चेक डैम निर्माण शासकीय भूमि पर 10% का अनुदान, बिल्कुल सही। बीज उत्पादन का कार्यक्रम चल रहा है। लघु सिंचाई तालाब निर्माण शासकीय भूमि पर 100% का योगदान, ठीक है, अनुदान, ये भी सही पॉइंट है। तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा 1 2 3 4, चारों ही पॉइंट क्या है, सही है। तो हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत ये सब लाभ प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, है ना, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, है ना, हॉर्टिकल्चर मैंने बताया ना, बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ये आरंभ किया गया था कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखेंगे, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना। किस योजना के अंतर्गत 10 लाख कुओं का निर्माण प्रावधान है? ठीक है, तो ये तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं। MWS, आप मेरे को इसका फुल फॉर्म बता दो। MWS का फुल फॉर्म, MWS का फुल फॉर्म बता दो भाई आप। ठीक है, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। बिल्कुल, क्लास का PDF आपके एप्लीकेशन में अपलोड रहेगा, क्यों नहीं अपलोड रहेगा। ठीक है, जो हमारा ADO का 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव वाला जो कोर्स है उसमें बिल्कुल अपडेट रहेगा ये PDF जो है। ठीक है, अपलोड रहेगा, वहां से आप वाइट फाइल रहेगी, आप प्रिंट करा सकते हो। तो किस योजना के अंतर्गत 10 लाख कुएं का निर्माण का प्रावधान है? MWS, फुल फॉर्म नहीं बताया कोई भी। मोनेटाइजिंग वाटर सेविंग, मोनेटाइजिंग वाटर सेविंग, याद रखेंगे, मोनेटाइजिंग वाटर सेविंग। सीमांत सबसे छोटा होता है। IRDP के अंतर्गत कौन से किसान सम्मिलित नहीं होंगे? तो इसके लिए याद रखना, IRDP जो है इसमें जो है वृहद किसान जो है वो सम्मिलित नहीं होते हैं। जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है ना, वृहद किसान, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। सीमांत, लघु किसान, सीमांत किसान और खेतीहर किसान होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, खेतीहर किसान होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये IRDP का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। अब सबका फुल फॉर्म तो मैं बता ही रहा हूं, एक का आपको ढूंढ कर बताना है। ठीक है, बाकी मैं मैसेज में पिन कर दूंगा। अच्छा, इस क्लास से संबंधित जो भी करंट के क्वेश्चन होंगे, जो भी आंकड़ों के क्वेश्चन होंगे, वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो आंसर बाद में बदलना पड़ेगा, है ना। तो अभी जो है उसके हिसाब से मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन बाद में वो आंसर बदलेगा, इसीलिए कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ आंसर है वो जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु क्या आएगा भाई? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सबके सब सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल। चावल जो है ये कृषि निर्यात का सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु होगा। ठीक है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कौन सा मौसम कहा जाता है? ठीक है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक के मौसम को कौन सा कृषि कहा जाता है? ठीक है, बताइए। सबके सब आप आंसर क्या बोल रहे हो जी? ऑप्शन ए, कौन सा मौसम? खरीफ का मौसम।
और कई लोग रबी का मौसम बोल रहे हो, वाह गलत हो गया, रबी का मौसम। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर नवंबर का जो मौसम होता है वो खरीफ का मौसम होता है। ठीक है, किसका मौसम होता है? खरीफ का मौसम होता है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप जानते हो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भारत में पंतनगर में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था जी? पंतनगर में स्थापित किया गया था। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति कौन सुनिश्चित करते हैं? ठीक है, समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित कौन करती है? कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न का भंडारण, या उपरोक्त सभी। तो आप सभी तो टिक मारी दिए हो, उपरोक्त सभी सही टिक मारे हो भाई। ठीक है, चलो 1950-51 में कृषि में राष्ट्रीय आय कितने प्रतिशत का योगदान था? तो 1950-51 में कृषि का राष्ट्रीय आय में, है ना, कृषि का जो राष्ट्रीय आय में योगदान था वो लगभग 51% था। मतलब 1950-51 में भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि भारत में 51% इनकम कहाँ से होता था? कृषि से होता था, जो अब महज 15-16% हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि खेती कम हुआ है, खेती बढ़ा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में, कृषि के कंपैरिजन में उद्योग और सर्विस सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़े। ठीक है, क्योंकि उद्योग और सर्विस सेक्टर के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं था, नाम मात्र की चीजें थी, बताए। लेकिन देश जब आजाद हुआ तो उद्योग और सर्विस सेक्टर इतने तेजी से आगे बढ़े कि कृषि उतने तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा ना भाई। जितना जमीन है उतना ही तो खेती होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अब सर्विस सेक्टर आप देखो, गांव गांव तक सर्विस सेक्टर चालू हो गए हैं, है ना। होटल हो, रेस्टोरेंट हो, आपका और क्या रहता है जी, अरे वो जंगल वंगल गांव वाँव के बीच में बनाते नहीं है, रिजॉर्ट हो, तो ये सब सर्विस सेक्टर में ही आएगा ना। होटल्स, एजुकेशन लाइन, मेडिकल लाइन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग का संबंध कहां से है? तो हरित क्रांति के जनक जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इसका संबंध है 32। आंसर आप सी बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो ऑनलाइन वालों, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, ये इसका संबंध अमेरिका से। किसान कॉल सेंटर के लिए अगर आपको कृषि से संबंधित निशुल्क जानकारी चाहिए, कैसी जानकारी चाहिए भाई? कृषि से संबंधित बिल्कुल निशुल्क जानकारी चाहिए, तो कौन सा नंबर डायल करना होता है? तो यहाँ पर नंबर डायल करना होता है 1551। ठीक है, कौन सा नंबर डायल करना होता है? 1551। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में फसल बीमा योजना जो है इसका शुभारंभ हुआ था 1985 से। ठीक है, फसल बीमा योजना का शुरुआत जो हुआ था वो 1985 से हुआ था, 1985 से। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? मतलब दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, वो है खाद्यान्न। खाद्यान्न में भारत के पास आत्मनिर्भरता है, जितना खाते हैं उससे ज़्यादा उगाते हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, मतलब बेचते भी हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है भारत ने। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? तो मैंने बताया था आपको, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। याद रखेंगे, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है। अब तक कितने लघु वनोपज हैं हमारे यहाँ जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे लिया जाता है, कितने प्रकार की फसल है, किस फसल को कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिया जाता है। ठीक है, इसका हम एक अलग से क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज सारे फसलों का एक साथ में बना लेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, हर चीज को हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू कवर करेंगे। जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो आप जानते हो जूट, कपास, गन्ना और तंबाकू ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कैश क्रॉप, मतलब नकदी फसल, है ना, नकदी फसल। केंद्रीय रेशम शोध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है?
अब रेशम आ गया मतलब दिमाग में सीधा क्या आता है, मैसूर। रेशम जैसे ही दिमाग में आ गया क्या हो जाता है, मैसूर, है ना। ये रेशम, उल्टा पढ़ो ना जी, रसूम ऐसा कुछ होगा। और इसमें रेशम ऐसे नहीं पढ़ोगे जी, उल्टा उल्टा पढ़ोगे तो रेशम आएगा। तो रेशम शोध प्रशिक्षण कहाँ है भाई, मैसूर में है। मैं तो वैसे ही याद करके रखा हूँ क्योंकि इतने सारे रिसर्च सेंटर है, कौन कहाँ है इसको याद करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक लगाना पड़ेगा ना। तो रेशम का उल्टा पढ़ोगे तो मैसूर है, समझ लो, ठीक है। किस राज्य को मसालों का बागान कहते हैं। आप मसाले जान रहे हो जिनके कारण हमको ये 200 साल जो है गुलामी सहना पड़ा, ठीक है। अंग्रेजों ने जो राज किया यहाँ आकर वो यहीं का मसाला था, ठीक है। तो मसालों के बागान कहाँ होंगे, केरल। इलायची पहाड़ कहाँ है, केरल, ठीक है। कपास का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है, कि कपास का जन्म कहाँ हुआ। चलो कुछ तो है जो हमारे यहाँ से जिसका जन्म हुआ, तो याद रखेंगे कपास का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। कपास का जन्म स्थान कहाँ को माना जाता है जी, भारत को माना जाता है। किस योजना के अंतर्गत सरकार लघु तथा सीमांत किसानों को 75% तथा अन्य किसानों को 50% सब्सिडी देते हैं। किस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 75% तथा अन्य किसानों को आपका 25% का क्या मिलता है, सब्सिडी दिया जाता है। कृषि आय बीमा योजना, कृषि आय बीमा योजना याद रखेंगे, ठीक है। कृषि आय बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लाया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लाया गया था, बताइए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लाया गया था। सी, गलत नहीं बता रहे हो जी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है 1999 सन 2000 के समय लाया गया था, ठीक है। गलत कैसे बता रहे हो, इसका आंसर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लाया गया था, तो 1999 सन 2000 के समय लाया गया था। चलो आगे बढ़े। राष्ट्रीय मृदा स्थिति और उर्वरता प्रबंधन परियोजना कब आया। राष्ट्रीय मृदा स्थिति और उर्वरता प्रबंधन योजना परियोजना कब लाया गया, है ना। आंसर बताएंगे कब लाया गया। 2008-9, ठीक है। 2008-9 थोड़ा सा टाइम रहता है उसमें नोट जरूर कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि लिखने से हमको चीजें याद होती है। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। चलो देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर बता पा रहे हैं कि गोल्डन धान में कितने कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है जी, विटामिन ए पाया जाता है।
ठीक है। चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर करता है? तो लगभग 80% जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ राज्य में, उनका जीवन यापन कृषि पर ही निर्भर करता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नगरीकरण बहुत कम है। ठीक है, तो अधिकतर जनसंख्या जो है गांवों में ही निवास करती है, तो सीधी सी बात है उनका जो जीवन यापन है वो कृषि पर ही निर्भर करेगा। विश्व का कितने प्रतिशत कॉफी उत्पादन भारत में होता है? तो लगभग 3-4% होता है, कभी 4% से ज्यादा भी हो जाता है, इस कारण कभी 4.5% भी होता है। गूगल भाई साहब बोलते हैं कि 4.5% होता है करीब, तो आप इसका आंसर मार सकते हो कि विश्व में का लगभग 4% कॉफी भारत में उत्पादन होता है। बहुत कम है, लेकिन 4%, पूरे विश्व का 4% है ना, पूरे विश्व का 4% कॉफी का उत्पादन भारत में होता है। कर्नाटक में होता है भाई कॉफी, जोरदार है ना। हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई। तीसरे दशक के दौरान, चौथे दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान या 10वें दशक के दौरान? तो आप जानते हो 1966-67, ठीक है, तो सीधी सी बात है 7वें दशक के दौरान होगा। ठीक है, 7वां दशक 1960 से 70 के बीच में हुआ था, तो 60 से 70 मतलब 7वां दशक। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया है किसने? IARI नई दिल्ली ने, IISR लखनऊ ने, PAU लुधियाना ने, या GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर ने? चलिए देखते हैं क्या आंसर लेंगे आप। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? दूसरी हरित क्रांति के बारे में पूछ रहा है कि इसका लक्ष्य गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना था। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से लाना तथा न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना नहीं था, या उपरोक्त सभी? तो जितने लोग भी जय माता दी बोलकर उपरोक्त सभी टिक मार रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप गलत हो सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप क्या हो जाओ भाई, गलत हो सकते हो। ठीक है, गलत हो सकते हो। तो जितने लोग उपरोक्त सभी बता रहे थे गलत हो गए। ठीक है, इसका लक्ष्य सिर्फ गेहूं और चावल नहीं था, और भी फसलें थी। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना था, बिल्कुल सही। लेकिन इसका मेन उद्देश्य जो था ना द्वितीय हरित क्रांति का, वो ये था कि पहले हरित क्रांति में जो भी कमियां थी पहले उसको दूर करना। दूसरा क्यों लाया जाता है? ताकि पहले वाले का कमियां दूर किया जा सके। ठीक है, तो द्वितीय हरित क्रांति का मेन उद्देश्य दिमाग में सेट करो, प्रथम चरण में जो भी कमी थी उसको दूर करना। ठीक है, इसके अलावा टिकाऊ ऐसी पद्धति अपनाना जो टिकाऊ हो, है ना, और वो उत्पादन को बढ़ावा दे, है ना, टिकाऊ पद्धति को अपनाते हुए उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके अलावा सारी चीजों को समाकलित करना। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। हरित क्रांति में मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो आप सभी जानते हो हरित क्रांति में का सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ था जब हरित क्रांति लाई गई थी पहली बार, मैक्सिकन गेहूं। ठीक है, गेहूं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। कल्याण सोना क्या है? तो कल्याण सोना सोना नहीं है, यह एक प्रकार के गेहूं की फसल है। ठीक है,
ये सोना नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार के गेहूं की फसल है। ठीक है, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। एक प्रसार की कमी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल धान धान हटा देना भाई, ये नहीं लिखा हुआ है। अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल गेहूं है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। ये चारों ही पॉइंट सही है। अब अगर आपको कृषि करना है तो उसके लिए राजनीतिक योग्यता जरूरी थोड़े ना है, तो ये भी सही पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा 1, 2, 3 और 4। नहीं, इसमें आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4 इसको सुधारना है। यहाँ पे धान गेहूं एक साथ लिखा दिया है तो धान को हटा देना, सिर्फ गेहूं रखना। और गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतीय अवस्था ये नहीं है भाई, ये पॉइंट गलत है। तो पहला पॉइंट गलत होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा 3 पॉइंट सही होगा। ठीक है, क्योंकि गेहूं में पुष्प कहाँ लगते हैं भाई। ठीक है, हाँ, तो जितने लोग बता रहे थे कि पहला गलत है, तो बिल्कुल पहला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ठीक है, नीली क्रांति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलो देखते हैं। नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, इसका संबंध कपास उत्पादन से है। मिल गया गलत पॉइंट, यही तो गलत पॉइंट है जी। नीली क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है, किससे बताओ? नीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे है भाई? कपास उत्पादन है, कोई और चीज है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन कि कुछ और है? मेरे को तो नहीं लगता जी कि ये कपास उत्पादन है। अभी तक नहीं बताया कोई भी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन, तो ये गलत पॉइंट हो गया, यही आंसर होगा। अच्छा, और भी पॉइंट पढ़ लो। नीली क्रांति के पिता डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं डॉक्टर हीरालाल चौधरी को कहा जाता है, बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी सही है। नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य पालन का विकास प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। नीली क्रांति के पिता या जनक अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान से धान की उत्पत्ति मानी जाती है? तो धान की उत्पत्ति जो है ये माना जाता है दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया जो है, इस दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, यहाँ पर को धान की उत्पत्ति मानी जाती है ना। किसी एक देश को नहीं कह सकते, बस दक्षिण पूर्व एशिया आपको याद रखना है कि इसी को धान की उत्पत्ति माना जाता है ना, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। अभी पश्चिमी तट में धान कैसे ज्यादा होगा भाई? वहां तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सह्याद्री पर्वत है। ठीक है, पश्चिमी घाट में सह्याद्री पर्वत है, तो सीधी सी बात है कि पूर्वी घाट में धान का उत्पादन अधिक होगा, बिल्कुल सही पॉइंट है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। देखो भाई, ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है, इधर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, खेती कैसे होगा चावल, और इस तरफ कटे फटे पहाड़ है, ये पूर्वी तट है। अब जब मानसून आता है तो पहले तो इधर आता है, झमाझम बारिश होता है क्योंकि सह्याद्री पर्वत से टकराता है। तो दूसरा पॉइंट समझो, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो आप ये बताओ, क्या पूर्वी तट पे ज्यादा वर्षा होगी कि पश्चिमी तट पे? तो जब मानसून आता है तो अटैक, समझ रहे हो,
इधर से बिल्कुल अटैक। तो सीधी सी बात है, भारी वर्षा पश्चिमी घाट पर होगी ना, है ना, जैव विविधता स्थल भी है। तो पहला पॉइंट तो सही होगा, लेकिन दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बारिश जो है वो ज़्यादा कहाँ होता है, तो वर्षा जो है वो ज़्यादा होती है पश्चिमी तट पर, लेकिन कथक कारण ये बोलता है कि पूर्वी तट पर ज़्यादा हो रही है, तो गलत हो गया ना पॉइंट। पूर्वी तट पर बारिश ज़्यादा नहीं होती एज कंपेयर्ड वेस्टर्न घाट, पश्चिमी तट, सह्याद्री पर्वत। ठीक है, याद रहेगा, बताओ जी, रख लोगे याद? ठीक है। और पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक इसलिए होता है क्योंकि इस तरफ मैदान, नदियों का मैदान है, इस तरफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो पूर्वी तट पर जो है ना, नदियों के मुहाने हैं, इस कारण इस तरफ जो है धान का उत्पादन ज्यादा होगा। ये पहाड़ पर कैसे उत्पादन करोगे भाई? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, कवकमूल या नील हरित शैवाल? तो देखो, एक तो एजोलो बैक्टर नहीं है, पिनाटा है, एजेलो पिनाटा, याद रखना, एजेलो। ठीक है, क्या याद रखना है? एजेलो, ठीक है, या एजोला, एजोला पिनाटा। और एजोला पिनाटा के साथ याद रखना है नील हरित शैवाल। एजोला पिनाटा और नील हरित शैवाल जो है ये जैव उर्वरक का कार्य करते हैं चावल की फसल के साथ। तो नील हरित शैवाल तो ठीक है, एग्जाम में रहेगा तो आप टिक मार लोगे क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा दिया, लेकिन मान लो नील हरित शैवाल ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर लेना होगा एजोला पिनाटा। ठीक है, आंसर क्या लेना होगा? एजोला पिनाटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। गलत। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। गलत। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, इसको आप सही बोल सकते हो कि पंजाब जो है वो चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। ठीक है, लेकिन चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ नहीं है भाई। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता था, होता है और होता रहेगा। ठीक है, चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है ही नहीं। विश्व में गन्ने के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गन्ना मतलब BBC, दूसरा स्थान है। ठीक है, गन्ने के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत की लगभग 70% आबादी जो है कृषि कार्यों में संलग्न है और छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि से होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, भारत की 70% और छत्तीसगढ़ की 80%। HYE हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम को भारत में किसके नाम से जाना जाता है? तो नव कृषि नीति के नाम से जाना जाता है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, उन्नत किस्म के बीज। झूम कृषि अभी भी कहां प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो हमारा जो भारत देश है ना, हमारा प्यारा भारत जो है, इस देश में अभी भी झूम कृषि प्रचलित है और वो इस तरफ के राज्यों में प्रचलित है। झूम कृषि मतलब एक तरह की स्थानांतरित कृषि होती है। जंगल को काट कर उसको जला देते हैं और उसके राख में खेती करते हैं, फिर जब खेती खत्म हो जाए तो फिर अगले जंगल को काटते हैं, फिर वहां खेती करते हैं। तो इसी को झूम झूम के खेती करना बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है झूम कृषि। और इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अबुझमाड़िया पेद्दा कृषि करती है, समझ रहे हो? तो वैसी असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये सब में झूम कृषि होता है। सबका अलग अलग नाम भी है। नेक्स्ट, रबी फसलों को कब बोया जाता है? तो भाई सीधी सी बात है, रबी फसलों को कब बोया जाएगा? तो रबी फसलों को बोया जाएगा आपका, कब बोएंगे जी? अक्टूबर में। अक्टूबर से
मार्च तक ये रबी फसल का डेट होता है, अक्टूबर से मार्च तक वाला, तो रबी फसल को उस समय बोया जाता है। खरीफ की फसल बोई जाती है कब? दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, उत्तर पूर्वी मानसून के अंत में, दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रारंभ होने पर, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो जब दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रारंभ होता है तब खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, मतलब जब जून जुलाई आता है तब खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। भारत के हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इंदिरा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी सुब्रमण्यम या एम एस स्वामीनाथन? देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन बी बता रहे हो गलत है। सी सुब्रमण्यम है ना, सी सुब्रमण्यम जो है ये हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे। सी सुब्रमण्यम जो है वो हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे। हरित क्रांति के दौरान किन फसलों का प्रयोग किया गया? तो हरित क्रांति के दौरान किन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया कहा जाए तो धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, बाजरा, मक्का। एक ही साथ बोल लो, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। पांचों ही फसलों को क्या किया गया था? बढ़ावा दिया गया था। तो आंसर 1 2 3 4 5। कृषि लागत और मूल्य आयोग किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो कृषि वाला है भाई, तो कृषि डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा, ऐसा सोच रहे होगे आप, है ना? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, कृषि वाला टॉपिक है ना, कृषि वाला आयोग है, तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा, कृषि और किसान मंत्रालय। ठीक है, क्या आंसर आएगा? कृषि और किसान मंत्रालय। नाबार्ड के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1982 में 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना अशोक मेहता समिति नहीं। देखो भाई, अशोक मेहता समिति आप जानते हो पंचायती राज से जुड़े थे, तो यही पॉइंट, ये पॉइंट सही है। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है नाबार्ड, बिल्कुल सही है। लेकिन ये पॉइंट गलत है, ऑप्शन बी, क्योंकि नाबार्ड की स्थापना अशोक मेहता समिति के समय में नहीं हुई थी, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर नहीं हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो, नाबार्ड की स्थापना जो है वो शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुई थी। शिवरमन समिति याद रखेंगे, ठीक है? क्या याद रखना है भाई? शिवरमन समिति, ठीक है? शिवरमन समिति याद रखना है। हरित क्रांति के लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखो, इसमें से कौन सा संबंध? सामाजिक संरचना में परिवर्तन करना सही है, नए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना सही है, ग्रामीण साख संस्थानों के कार्यों का समन्वय, ये इससे इनको क्या लेना देना है? हरित क्रांति से ग्रामीण साख संस्थानों के कार्यों का क्या लेना देना है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन है, तो दोनों सेम ही पॉइंट हो गया। ये है, ये है, ये है, ये गलत होगा ना भाई, तो 2 पॉइंट सेम ही हो गए। चलो, जो गलत पॉइंट है वो समझ में आ गया, ऑप्शन बी है। हरित क्रांति के प्रणेता श्वेत क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री, सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी। ठीक है, हरित क्रांति के प्रणेता, सीधी सी बात है, एम एस स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति के फलस्वरूप इसमें से कौन सी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हुई? ठीक है, हरित क्रांति के समय इनमें से कौन सी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हुई? पहला, दलहन तिलहन आदि के क्षेत्र में कमी आई, बिल्कुल, क्योंकि खाद्यान्न फसलें जो है ज्यादा उगाई जा रही थी। क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हुई, बिल्कुल ही, किसी क्षेत्र में भर भर के क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है, किसी क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है। मृदा एवं पर्यावरण से संबंधित समस्या उत्पन्न हुई, कीटनाशकों का प्रयोग, अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग से मृदा और पर्यावरण को नुकसान हुआ। मतलब आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी।
कृषि उपकरणों की विशेषताएं निम्नलिखित में से किनके द्वारा तय की जाती है? तो कृषि, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कृषि उपकरणों की जो विशेषताएं हैं ये किनके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है आपके भारतीय मानक संस्थान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारतीय मानक संस्थान के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देश में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धतियां प्रचलित है? तो देश में अनुबंध कृषि, गहन कृषि, निगमित कृषि, तो इस प्रकार का अगर देखा जाए तो इस प्रकार की सभी प्रकार के कृषि जो है देश में हमारे प्रचलित है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इसमें से तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सदाबहार क्रांति जो है, सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग MS स्वामीनाथन ने किया है ना। हरित क्रांति तो विलियम गॉड ने बोला, तो अब इनको भी कुछ कहना था तो इन्होंने कह दिया सदाबहार क्रांति। ऑनलाइन वेब पोर्टल की कृषि मंडियों को जोड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो है वो कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। इसका नाम क्या है? वेरी गुड, सही आंसर बता रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई-नैम कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई-नैम। भारत में कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलो, कृषि समीपवर्ती सूची का, समीपवर्ती नहीं, समवर्ती होता है। ठीक है, समीपवर्ती नहीं होता भाई, क्या होता है? समवर्ती। कृषि समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय, ये तो सही है, यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गलत। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि को भारत की आत्मा कहा है। गलत। भारत एक कृषि प्रधान देश है। सही। तो इस हिसाब से कितना कौन सा पॉइंट सही हुआ? पहला, चौथा। लेकिन यहाँ पर कौन सा गलत है पूछा था, इसलिए आंसर लोगे आप 2 और 3। कौन कौन से गलत हो गए? दूसरा और तीसरा गलत हो गया। ठीक है, क्या आंसर लोगे? दूसरा और तीसरा गलत हो गया। तो भारत के कुल जीडीपी में उद्योग सेक्टर जो है 27% है। आप याद रखना, भारत के जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो 18% है, उद्योग का योगदान आपका 27% के आसपास है, और सेवा क्षेत्र जो है वो 55% है। ठीक है, 8, 7, 15 और 5, 20। तो ये आपको याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा कमा कर देने वाला जो क्षेत्र है भारत को वो है सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इसीलिए सर्विस सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। उद्योग बहुत कम लोग लगाते हैं, डरते हैं भाई रिस्क लेने से। 27% उद्योग है, और कृषि करने से बहुत ज़्यादा ही डरते हैं। तो कृषि जो है 18% कमाई करके ही दे पाता है भारत को। ठीक है, ये जनरल आंकड़े हैं आंसर लेने के लिए। अगर आपको 24-25 के हिसाब से पूछेगा तो वो नेक्स्ट क्लास में 24-25 के साथ ऐड होकर आएगा क्वेश्चन। कृषि की अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। सही। कृषि की अधिकांश देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्यान्न आपूर्ति होती है। क्या हो रहे हो? ये भी सही। भारत की लगभग 60% जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर नहीं, 46%। गलत। भारत की आधी आबादी प्रत्यक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल सही है ना, आधी से ज्यादा आबादी जो है प्रत्यक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ये सही पॉइंट है। तो कौन सा पॉइंट गलत हुआ? केवल 3। ठीक है, केवल 3। भारत के कुल जीडीपी का सर्विस सेक्टर में कितना परसेंट का योगदान है भाई? तो 55% का योगदान है। कितना? 55%। नेक्स्ट, हरित क्रांति के लिए उन्नत बीजों का विकास वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा कहाँ किया गया था? तो उन्नत बीजों का जो विकास है ये वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में किया था भाई। कहाँ किया था?
मैक्सिको में किया था। ठीक है, याद रखेंगे, मैक्सिको। चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये आजीविका का प्रमुख स्रोत है, केंद्र तथा राज्य सरकारों के आय का साधन है। आजीविका का प्रमुख स्रोत है, केंद्र तथा राज्य के आय का साधन है, स्व सहायता समूह का निर्धारण करता है, नहीं। खाद्यान्न की पूर्ति करने का साधन है, बिल्कुल सही। तो कौन सा पॉइंट गलत है पूछा था, तो आंसर लोगे आप ऑप्शन बी, केवल 3 गलत है। ऑप्शन बी, केवल 3 गलत है। भारत में कुल जीडीपी का कृषि का कौन सा स्थान है? तो देखो, भारत में जीडीपी 55% के साथ, भारत के जीडीपी में सर्विस सेक्टर पहले नंबर पे, 27% के साथ उद्योग दूसरे नंबर पे, 17-18% के साथ कृषि जो है वो तीसरे नंबर पे। ठीक है, कृषि जो है वो तीसरे नंबर पर है। चलो आगे, कृषि भारत की आत्मा है, यह वक्तव्य किसने दिया था? तो कृषि जो है भारत की आत्मा है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ये किसने कहा था भाई? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट, भारत की कुल जीडीपी में उद्योग सेक्टर का स्थान कौन सा है? तो उद्योग जो है, देखो पहले नंबर पे तो सेवा है, दूसरे नंबर पर उद्योग है, तो आप आंसर क्या लोगे? दूसरा। ठीक है, आंसर क्या लोगे? दूसरा आंसर लोगे। दूसरे नंबर पे उद्योग सेक्टर का स्थान दूसरे नंबर पे। भारत में हरित क्रांति के सफल क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगापुर जिला, राजस्थान, चारों है। मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ा था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का गंगापुर जिला। ठीक है, गंगानगर जिला, सॉरी गंगापुर जिला ही है। ठीक है, गंगापुर जिला। तो ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, याद करो, हरित क्रांति में, मतलब आज क्लास स्टार्ट कर रहा था तभी बताया था। ठीक है, तो चारों आएगा। इन चारों क्षेत्र पर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। कृषि केवल एक व्यवसाय ही नहीं अपितु जीवन का एक ढंग है, ये शब्द को किसने दिया है? कृषि केवल एक व्यवसाय ही नहीं, कृषि केवल एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि जीवन का ढंग है, ये किसने कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रोफेसर A.N. अग्रवाल। ठीक है, कृषि केवल एक व्यवसाय ही नहीं अपितु जीवन का ढंग है, इस शब्द को किसने दिया है? A.N. अग्रवाल, याद रखिएगा। ठीक है, लौटते हुए मानसून के समय किस फसल की बुआई होती है? जब मानसून आता है तो खरीफ बोते हैं, और मानसून जब लौट कर आता है, मतलब ऊपर तो चला जाता है, फिर लौट के जब आता है तब रबी फसल बोते हैं। याद रखना, तब कौन सा फसल बोते हैं? रबी फसल। जब मानसून आता है तब खरीफ फसल बोया जाता है, लेकिन जब मानसून लौट कर आता है तब रबी फसल बोया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, बागवानी फसलों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो बहुत ही आसान है, बागवानी फसल मतलब बागान बनाकर, और चाय के बागान देखे होंगे आप, सीढ़ीदार खेती होती है, बताओ, सीढ़ीदार खेती होती है चाय के बागानों में? होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। हरित क्रांति के प्रतिपादक वर्गीस कुरियन थे। हरित क्रांति शब्द MS स्वामीनाथन ने दिया, ये तो गलत हो गया, वर्गीस कुरियन गलत। हरित क्रांति में गेहूं के फसल ही उपयोग किया गया था, गलत। हरित क्रांति में प्रयोग किए गए बीजों को उन्नत किस्म के बीज HYV कहा गया, ये सही पॉइंट है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है भाई? तो ये बिल्कुल ही क्या है? सही पॉइंट है। तो आंसर डी इसका होगा, ऑप्शन डी। आप लोग भी डी बता रहे हो, बहुत बढ़िया। हरित क्रांति के समय योजना मंत्री कौन थे? तो याद रखना, हरित क्रांति के समय योजना मंत्री थे अशोक मेहता। हरित क्रांति के समय योजना मंत्री थे अशोक मेहता। चलो, खेती के नाम है, कौवा कहते हैं झारखंड में, तो झूम कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत, असम वाला क्षेत्र, असम और उसके राज्य अगल बगल के। धावी कहा जाता है उड़ीसा में, और जरा कहा जाता है दक्षिण भारत में। बहुत ही आसान है। कौवा कहते हैं झारखंड में, झूम तो पता ही चल गया, उत्तर पूर्वी भारत मतलब पूर्वोत्तर भारत, असम मतलब 7 सिस्टर्स, धावी कहा जाता है उड़ीसा में, और जरा कहा जाता है दक्षिण भारत में। ठीक है, हरित क्रांति का उद्भव किस महाद्वीप में हुआ? तो हरित क्रांति का उद्भव जो है अमेरिका के थे नॉर्मन बोरलॉग भाई, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, कैसे भाई? तो देखो,
ये हमारा ग्लोब है, ये रहा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये है हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप। तो ऊपर वाला जो है यूएसए कहलाता है, सॉरी ऊपर वाला कनाडा कहलाता है, ठीक है। 3 मुख्य देश हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका, ये ना उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है इसीलिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये वाला दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है इसलिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। इसका मेन जो सबसे बड़ा शहर है ना वो ब्राज़ील है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलिविया, ठीक है, पेरू, चिली, ये सब देश इसमें है। और यहाँ पर है आपका कनाडा, सुने हो कनाडा, यूएसए सुने हो, मैक्सिको सुने हो, मैक्सिको, ठीक है। तो ये यूएसए का आदमी, अमेरिका का आदमी जो है मैक्सिको जाकर नॉर्मन बोरलॉग जो है वो वहाँ पर क्या किए थे, रिसर्च किए थे। तो सीधी सी बात है, हरित क्रांति का उद्भव कहाँ होगा भाई, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के घटक में शामिल नहीं है? उन्नत बीज शामिल होगा, सिंचाई शामिल होगा, उर्वरक शामिल होगा, पशुपालन शामिल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी हरित क्रांति में पशुपालन को भी शामिल किया गया था, लेकिन इसमें प्राथमिक घटक में उसको नहीं लिया जाएगा। भारत में हरित क्रांति के दौरान कौन से पंचवर्षीय योजना प्रचलित थी? तो जब हरित क्रांति चलाया गया ना तो उस समय योजना अवकाश लगा था, क्योंकि भारत के पास तो पैसा नहीं था योजनाओं के लिए। तो सीधी सी बात है, उस समय योजना अवकाश लगा था, उस समय सूखा अकाल पड़ा हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं बोलेंगे, ठीक है, योजना अवकाश। लेकिन जब ऑप्शन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अलावा चतुर्थ दिया हो, मतलब इनमें से कोई वाला ऑप्शन ना हो, तब तीसरा लेना होगा, ठीक है। दोनों ही तरीके के क्वेश्चन मैं करा दूंगा, समझ जाओगे। अगर पहला, दूसरा, तीसरा और इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है तो याद रखना हरित क्रांति कब लाई गई थी भारत में? योजना अवकाश। अवकाश इसीलिए लिया गया था, इसी क्रांति के लिए लिया गया था कि भारत में लोग भूखे ना मर जाएं, ठीक है। खाद्यान्न के उत्पादन को इतनी तीव्र गति से बढ़ाना था कि भारत में भूखमरी की समस्या को दूर किया जा सके, समझ गए? इसलिए उस समय योजना अवकाश था। प्रथम हरित क्रांति की आधारशिला क्या थी? तो प्रथम हरित क्रांति जो है इसकी आधारशिला थी सीधा सीधा उत्पादकता में वृद्धि। प्रथम हरित क्रांति जो है इसकी आधारशिला क्या थी भाई? इसकी आधारशिला थी उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है। हरित क्रांति जो है वही 1966-67 में हुआ था, उसी समय चल रहा था भाई। चलो, द्वितीय हरित क्रांति की आधारशिला क्या थी? तो पहले वाले की तो थी कि उत्पादकता में वृद्धि करो, ठीक है। दूसरे हरित क्रांति की आधारशिला थी कि खाद्यान्न में वृद्धि हो, जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं सब में क्या हो, वृद्धि हो। श्वेत क्रांति के लाभ में से कौन सा सही नहीं है? श्वेत क्रांति के लाभ में से कौन सा सही नहीं है? अभी श्वेत क्रांति चलाना है तो बिचौलियों को समाप्त करना था, सही है। पारंपरिक विपणन प्रणाली का प्रभावशाली बनाना, ठीक है। लेकिन बीज कहाँ से आ जाएंगे भाई? दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन, और दुग्ध उत्पादन के लिए बीज का क्या जरूरत है? बीज का क्या काम है? उन्नत बीज, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है मतलब श्वेत क्रांति के लिए। तो ये गलत पॉइंट हो गया, सीधी सी बात है। होगा कि नहीं गलत पॉइंट? बताओ, आप ही लोग बताइए, होगा कि नहीं गलत पॉइंट? होगा ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कृषि कार्यों में प्रायोगिक यांत्रिक शक्ति के आधार पर यंत्रीकरण कितने प्रकार की होती है? देखते हैं, कृषि कार्यों में प्रायोगिक यांत्रिक शक्ति के आधार पर यंत्रीकरण कितने प्रकार का होता है? तो कृषि कार्यों में प्रायोगिक आधार पर जो यंत्रीकरण है ना, अगर हम किसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं किसके? यंत्रीकरण की। तो ये 2 प्रकार का होता है, और कौन कौन सा होता है वो तो अगले क्वेश्चन में पता चलेगा ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि यंत्रीकरण का प्रकार है? तो यंत्रीकरण 2 तरह का होता है, एक होता है गतिशील, एक होता है स्थायी,
ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हो। यंत्रीकरण दो तरह का होता है, एक गतिशील यंत्रीकरण होता है और एक स्थायी यंत्रीकरण होता है। ठीक है, इसके अलावा कल्टीवेटर एवं कटाई की मशीन किस यंत्रीकरण के अंतर्गत आते हैं? तो कल्टीवेटर और जो कटाई मशीन है ये किस यंत्रीकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपका गतिशील यंत्रीकरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गतिशील यंत्रीकरण के अंतर्गत। ठीक है, चलो। स्थायी यंत्रीकरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो स्थायी यंत्रीकरण के अंतर्गत गन्ने पेरने का कोल्हू, कुट्टी काटने का मशीन, मोटर पंप, ये सब आया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। ठीक है, देखो भाई, कल मॉर्निंग में भी जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास लेना है। आप जान रहे हो एडीओ का 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव वाला क्लास कंटिन्यू हो गया है अब, और बिलासपुर ब्रांच में मतलब लेना है। और मॉर्निंग जो है 11:30 में रहेगी क्लास। ठीक है, तो अब मेरे को जो है टाइम तो हो चला, समय कम था आज। सोचा था 200 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण पूरा मतलब 20-25 मिनट हमारा बर्बाद हो गया वॉइस क्लियर करने में। ठीक है, इस कारण हम 150 तक भी नहीं पहुंच पाए। तो 100 तक एंड करते हैं, ठीक है, क्लास को, और इसके आगे जो है ना नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जो भी 200-300 प्रश्न है वो पूरा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्या बोलते हो, कर लेंगे? और आज के वीडियो को शेयर करोगे? ठीक है, करोगे? ठीक। इसके अलावा आपके मित्र, दोस्त, यार, साथी जो भी एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, आप जो है हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हो। आप जानते हो 200 से 300 रुपये में, है ना, 200 से 255 रुपये में आपको जो है एडीओ का कोर्स मिल जाता है हमारे यहाँ। और इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9300999939। पुलिस भर्ती, नगर सेना, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, सभी कोर्स जो है 200 से 300 रुपये में आपको मिल जाता है। और एक बात, परिचारक का जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसका फीस कम कर दिया गया है। ठीक है, परिचारक का फीस अब कम कर दिया गया है। ठीक है, परिचारक का फीस भी में डिस्काउंट ऑफर लगा दिए हैं, बढ़िया वाला एकदम। तो जो भी बच्चे परिचारक की तैयारी करना चाहते हो, अब आप परिचारक का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल ही कम प्राइस पे। ठीक है, तो ये जो है परिचारक का कोर्स जो है अब आपको, पहले कितना पड़ता था? पहले 700 रुपये के जगह पे आपको 350 पड़ता था, है ना। तो अब ये जो है आपको 599 के जगह पे 299 पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत कम कर दिया गया। चलो, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कल मॉर्निंग सुबह 11:30 बजे मिलते हैं। एडीओ जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हो, मतलब जो एडीओ का थ्योरी क्लास ज्वाइन किए हो, आपको भी ऑब्जेक्टिव सीरीज ज्वाइन करना है अलग से, क्योंकि उसमें कंटेंट अलग होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे कल मॉर्निंग 11:30 में ऑब्जेक्टिव सीरीज की क्लास में। सबको जय हिंद, कमेंट करते हुए जाइएगा, जय हिंद। और इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा हमारे एडीओ के 20,000 ऑब्जेक्टिव वाले कोर्स में। ठीक है, तो बढ़िया रहा आज की क्लास। ठीक है, जय हिंद, जय माता दी।